सूरज का जन्म शहर के सबसे गंदे स्लम में हुआ था, जहां सुबह की शुरुआत पानी की लाइन से होती थी और रात का अंत पुलिस की गालियों से। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी और बाप शराब में अपनी सारी हार छुपा लेता था। सूरज पढ़ाई में तेज था, लेकिन तेज दिमाग भी पेट की आग के सामने कमजोर पड़ जाता है। स्कूल में टीचर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन फीस की फाइल हर महीने उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी। जिस दिन प्रिंसिपल ने सबके सामने उसे निकाला, उस दिन सूरज के भीतर कुछ टूट नहीं गया, बल्कि कुछ खतरनाक सा जन्म ले गया। वो अपमान चुपचाप उसके अंदर बैठ गया, बिल्कुल आग की तरह, जो बाहर से ठंडी दिखती है लेकिन भीतर सब जला देती है। उस दिन के बाद सूरज ने स्कूल नहीं छोड़ा। उसने सिस्टम को पढ़ना शुरू किया। सुबह चाय की दुकान पर काम, दोपहर में सब्जी मंडी और रात को कबाड़ से उठाई किताबें। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वो किताबों में नहीं, नोट्स में नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में, सरकारी दफ्तरों की चालों में, अफसरों की भाषा में पैटर्न ढूंढता था। वो समझ गया था कि इस देश में सिर्फ मेहनत से नहीं, सिस्टम की समझ से ऊपर उठा जाता है, और यही समझ उसे बाकी सबसे अलग बना रही थी। समय बीतता गया, सूरज बड़ा होता गया, लेकिन गरीबी का दायरा वैसे का वैसा रहा। माँ बीमार रहने लगी, दवाइयों के पैसे नहीं थे, और उसी दौरान एक स्थानीय नेता ने सूरज से कहा कि अगर वो पार्टी के लिए भीड़ जुटाए तो बदले में सरकारी नौकरी दिला सकता है। पहली बार सूरज को लगा कि शायद यही रास्ता है, लेकिन जब उसने देखा कि उस नेता की राजनीति लोगों की मजबूरी पर टिकी है, तो उसके अंदर नैतिकता और भूख की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ माँ की दवाइयां, दूसरी तरफ खुद की आत्मा। उसने मना कर दिया, और उसी मना करने की कीमत उसे उसी रात चुकानी पड़ी जब उसकी झुग्गी पर बुलडोजर चला दिया गया, अवैध कब्जा कहकर। मां को लेकर सड़क पर बैठा सूरज उस रात टूटा नहीं, बल्कि खामोश हो गया। और जब कोई इंसान अचानक बहुत शांत हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो अंदर कुछ बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। उसी रात उसने फैसला किया कि वो सिस्टम के नीचे नहीं रहेगा, वो सिस्टम के ऊपर बैठेगा। लेकिन कैसे? बिना डिग्री, बिना पैसे, बिना पहचान। यही वो सवाल था जिसका जवाब सूरज ने किसी से नहीं कहा। सिर्फ खुद से वादा किया कि अब हर चाल सोची समझी होगी, हर कदम किसी बड़े खेल का हिस्सा होगा। कुछ महीनों बाद सूरज एक लोकल एनजीओ में वॉलंटियर बन गया, लेकिन सेवा के लिए नहीं, सीखने के लिए। वहां उसने देखा कि फंड कैसे आते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे रिपोर्ट बनती है, कैसे मीडिया मैनेज होती है। हर चीज उसके लिए एक क्लास थी। लोग उसे सीधा साधा लड़का समझते रहे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सूरज ने लोगों की कमजोरी पढ़ना सीख लिया था। किसी को इमेज चाहिए, किसी को पावर, किसी को पैसा, किसी को डर, और यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। धीरे धीरे सूरज ने कुछ ऐसे लोगों की मदद की जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन ये मदद फ्री नहीं थी। वो बदले में सिर्फ एक चीज लेता था, लॉयल्टी। कोई ड्राइवर, कोई क्लर्क, कोई जूनियर रिपोर्टर, कोई बैंक का चपरासी, छोटे छोटे लोग, लेकिन सिस्टम की नसों में बैठे लोग। एक जाल बन रहा था, बहुत चुपचाप, बहुत गहराई से। बाहर से सूरज अब भी वही गरीब लड़का दिखता था, लेकिन अंदर से वो एक नेटवर्क बन चुका था। और फिर एक दिन एक ऐसी फाइल उसके हाथ लगी जिसमें उसी नेता का नाम था जिसने उसकी झुग्गी तुड़वाई थी। एक घोटाले की फाइल, करोड़ों का खेल, सबूत पूरे थे। लेकिन समस्या ये थी कि अगर सूरज ने यह फाइल बाहर निकाली, तो उसका नेटवर्क, उसकी पहचान, उसकी मां, सब खतरे में पड़ सकते थे। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। सच बाहर लाए और सब कुछ खो दे, या चुप रहे और अपने बड़े प्लान को आगे बढ़ाए। उस रात सूरज ने फाइल हाथ में लेकर मां की तरफ देखा। मां सो रही थी, थकी हुई, बीमार, और सूरज के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर आज मैंने ये खेल खेला तो क्या मैं भी उन्हीं जैसा बन जाऊंगा जिनसे मैं नफरत करता हूं? और तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सूरज चौंक गया। बाहर कौन था, ये देखने के लिए जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजे के बाहर वही नेता खड़ा था और उसके साथ पुलिस। नेता के चेहरे पर वही पुरानी घमंड भरी मुस्कान थी, जैसे वो ये जताना चाहता हो कि खेल अब भी उसी के हाथ में है। पुलिस वाले पीछे खड़े थे। बिना वर्दी के भी उनकी आंखों में धमकी साफ झलक रही थी। सूरज ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की कुंडी ढीली छोड़ दी और खुद को अंदर की दीवार से टिका लिया, जैसे उसे पहले से पता था कि ये पल कभी ना कभी आएगा। नेता ने अंदर कदम रखते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई और हल्की हंसी के साथ बोला कि बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। तू तो बड़ा शौकीन हो गया है फाइलें इकट्ठा करने का। सूरज की आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। हर शब्द का मतलब, हर मूव का संकेत समझने की कोशिश कर रहा था। नेता ने उसे साफ साफ चेतावनी दी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गरीबों के हाथ में नहीं शोभा देती, और अगर ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश की तो मां को अगली सुबह देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। सूरज को पहली बार लगा कि खेल सच में खतरनाक हो चुका है। पुलिस वाले बिना कुछ लिखे पढ़े चले गए, जैसे बस अपनी मौजूदगी से ही बता गए हों कि अब वो निगरानी में है। दरवाजा बंद होते ही सूरज फर्श पर बैठ गया, हाथ में वही फाइल, आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी सख्ती। मां सो रही थी। उसे कुछ पता नहीं था कि जिस बेटे के लिए वो हर दिन भगवान से दुआ करती है, उसकी जिंदगी अब किसी थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अगले कुछ दिनों तक सूरज ने बिल्कुल खुद को रोक लिया। कोई नया कदम नहीं, कोई बड़ी हरकत नहीं। बाहर से देखने पर लग रहा था जैसे वो डर गया है, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा खतरनाक काम कर रहा था। वो अपने दुश्मन को पढ़ रहा था। उसने अपने नेटवर्क के लोगों से धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। कौन नेता के सबसे करीब है, कौन सा अफसर उसका सबसे बड़ा ढाल है, कौन सा पत्रकार उसकी खबर दबाता है और कौन सा उसके खिलाफ बोलना चाहता है लेकिन डरता है। हर इंसान के साथ कोई ना कोई कमजोरी जुड़ी थी और सूरज अब उन्हीं कमजोरियों को हथियार बना रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई आरती से, एक लोकल डिजिटल जर्नलिस्ट जो दिखने में सीधी सादी लेकिन सोच में बेहद तेज थी। आरती सिस्टम के खिलाफ लिखना चाहती थी, लेकिन उसके पास न सबूत थे न सपोर्ट। सूरज ने पहली बार किसी से खुलकर बात नहीं की, लेकिन उसके सवालों से उसे महसूस हुआ कि यह लड़की अलग है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा भरोसा बनने लगा। सूरज ने उसे छोटी छोटी स्टोरीज लीक करनी शुरू की, ऐसी खबरें जो बड़ी नहीं थीं लेकिन असरदार थीं। हर खबर के बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ने लगी और नेताओं के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखने लगी। एक दिन आरती ने उससे सीधे पूछ लिया कि आखिर वो चाहता क्या है। सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर बस इतना बोला कि वो चाहता है कि इस देश में कोई बच्चा सिर्फ फीस न होने की वजह से क्लास के बाहर न खड़ा हो। ये लाइन आरती के दिल में उतर गई। पहली बार सूरज को लगा कि शायद वो अकेला नहीं है जो ये लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे उनके काम का असर बढ़ने लगा, खतरा भी बढ़ने लगा। एक रात आरती का पीछा किया गया, किसी ने उसका कैमरा तोड़ दिया और जाते जाते बस इतना कहा कि कुछ कहानियां लिखने लायक नहीं होती। आरती डरी हुई थी लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने सूरज को सब बताया और उसी पल सूरज समझ गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही, अब इसमें किसी और की जिंदगी भी जुड़ चुकी थी। इधर नेता को भी अब शक होने लगा था कि कोई अंदर से खेल बिगाड़ रहा है। उसने अपने लोगों को एक्टिव कर दिया। फोन टैप होने लगे, छोटे छोटे लोगों पर दबाव डाला जाने लगा। सूरज के नेटवर्क के 2 लोग अचानक गायब हो गए। कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। सूरज को पहली बार महसूस हुआ कि उसका जाल अब उजागर होने के करीब है। हर चाल जो उसने सालों में चली थी अब कुछ ही दिनों में बिखर सकती थी। इसी बीच सूरज के हाथ एक और बड़ी जानकारी लगी। नेता अगले महीने एक बड़ी डील करने वाला था, करोड़ों का जमीन घोटाला जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे। अगर ये सामने आ जाता तो सिर्फ एक नेता नहीं, पूरा सिस्टम हिल सकता था। लेकिन यही वो बिंदु था जहां गलती की
कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर सूरज ने ये दांव गलत समय पर चला तो खेल वहीं खत्म हो सकता था और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक रात सूरज और आरती एक सुनसान कैफे में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश, अंदर भारी सन्नाटा। सूरज ने पहली बार आरती को पूरी फाइल दिखाई। आरती के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह खबर नहीं, ये तूफान है। उसने धीरे से कहा कि अगर ये छापा गया तो देश में हंगामा मच जाएगा, लेकिन तुम जानते हो ना, इसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। सूरज ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में बोला कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, कीमत चुकाने के लिए लड़ी जाती है। आरती कुछ कह पाती उससे पहले सूरज का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अनजान नंबर। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तू बहुत आगे निकल गया है सूरज, तेरी मां अभी हमारे पास है। सूरज का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से फोन लगभग गिर चुका था। आवाज ने आगे कहा कि अगर फाइल का एक पन्ना भी बाहर आया तो अगली सुबह सूरज के पास सिर्फ मां की लाश बचेगी। सूरज कुछ बोल नहीं पाया। कॉल कट गई। आरती उसकी तरफ देखती रह गई क्योंकि सूरज की आंखों में अब वो शांति नहीं थी, बल्कि वो डर था जो सबसे मजबूत इंसान को भी तोड़ देता है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मां को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दे, या फिर उस सिस्टम को जला दे जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। और यही वो पल था जहां सूरज को तय करना था, वो बेटा बनेगा या वो इंसान जो इतिहास बदल देगा। सूरज की सांसें भारी हो गई थीं, जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। मां, वही औरत जिसने अपनी पूरी उम्र उसकी भूख, उसकी पढ़ाई, उसके सपनों पर कुर्बान कर दी, अब उसी को एक सौदे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। आरती कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस सूरज के चेहरे की बदली हुई रंगत देखकर इतना जरूर समझ गई थी कि मामला बेहद गंभीर है। उसने कांपती आवाज में पूछा तो सूरज कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत धीमे से बोला कि उन्होंने मां को उठा लिया है। ये शब्द नहीं थे, ये किसी टूटे हुए इंसान की आखिरी सांस जैसी आवाज थी। उस रात सूरज देर तक शहर की सड़कों पर भटकता रहा। हर गली, हर मोड़, हर अंधेरी जगह उसे शक की नजर से देखने पर मजबूर कर रही थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, जैसे कोई कंप्यूटर जो एक साथ हजारों संभावनाएं जोड़ रहा हो। वो जानता था कि यह सिर्फ धमकी नहीं, ये नेता का आखिरी दांव है। अगर वो अब झुका तो सब खत्म, और अगर वो नहीं झुका तो शायद मां। इस सोच को वो पूरा भी नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सूरज ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अचानक सब कुछ रोक दिया। आरती को मैसेज किया कि अब कोई स्टोरी नहीं, कोई फाइल नहीं, कुछ भी नहीं। उसके नेटवर्क के लोगों को एक एक करके पीछे हटने का इशारा दिया। बाहर से देखने वालों को लगा कि सूरज टूट गया है, डर गया है, हार मान गया है। नेता तक को खबर मिली कि सूरज अब शांत हो गया है और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसे लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ था। सूरज ने जानबूझकर यह भ्रम फैलाया था कि वो कमजोर पड़ गया है। अंदर ही अंदर उसने सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस कर लिया था, मां तक पहुंचना। उसने अपने पुराने नेटवर्क में से सिर्फ 3 लोगों को चुना, सबसे भरोसेमंद, सबसे खामोश। एक अस्पताल का वार्ड बॉय, एक ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल और एक प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर। ये कोई बड़े लोग नहीं थे, कोई ताकतवर चेहरे नहीं थे, लेकिन यही वो लोग थे जो शहर की नसों में चलते थे बिना किसी को दिखे। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से सूरज को पता चला कि मां को शहर के बाहर एक पुराने फार्म हाउस में रखा गया है। वही फार्म हाउस जो कागजों में एनजीओ का ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन असल में नेता का प्राइवेट अड्डा। चारों तरफ सिक्योरिटी, अंदर हथियारबंद लोग और बाहर सीसीटीवी कैमरे। ये कोई सीधी सादी जगह नहीं थी जहां कोई घुस सके। आरती को जब ये सब पता चला तो वो डर गई। उसने सूरज से कहा कि ये आत्महत्या जैसा है, ये सिस्टम से टकराने का आखिरी लेवल है। लेकिन सूरज अब उस मोड़ पर था जहां डर पीछे छूट चुका था।
उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची थी, मां को वापस लाना। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि अगर वो आज नहीं गया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उस रात बारिश फिर शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कहानी की शुरुआत में हुई थी। अंधेरा, पानी और सन्नाटा, जैसे पूरा माहौल किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा हो। सूरज काली हुडी पहनकर सिर झुकाए फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। दूर से ही ऊंची बाउंड्री, कैमरे की लाल बत्ती और गार्ड्स की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी ठंडक थी। वो दीवार के पास पहुंचा, छाया में खड़ा रहा, टाइमिंग देखता रहा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, सिर्फ 2 शब्द, लेफ्ट गेट क्लियर। ये उसके कांस्टेबल दोस्त का सिग्नल था। सूरज ने धीरे से सांस ली और बिना आवाज किए पीछे की तरफ बढ़ा। गार्ड सिगरेट पीने में बिजी था। यही मौका था। सूरज ने दीवार पर हाथ रखा, ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। अंदर माहौल और भी खतरनाक था। छोटे छोटे लाइट्स, कैमरे और हर थोड़ी दूरी पर घूमते लोग। वो दीवार से चिपककर आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई परछाई। तभी सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि मां वहीं कहीं है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा, कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश की, और तभी अंदर से एक कराहने की आवाज आई। सूरज, यह आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया रोक देने वाली थी। ये उसकी मां की आवाज थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। हाथ कांपते हुए उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई, दरवाजा खुला, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कमरे की लाइट तेज हो गई और अगले ही पल चारों तरफ से बंदूकें उसकी तरफ तान दी गईं। सामने अंधेरे से वही नेता बाहर आया, तालियां बजाता हुआ, और मुस्कुराकर बोला, शाबाश बेटा, ठीक वही किया जो मैंने सोचा था। सूरज समझ चुका था, यह कोई बचाव मिशन नहीं था, ये एक जाल था, और वो खुद चलकर इस जाल में फंस चुका था। नेता की तालियों की आवाज उस कमरे में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। चारों तरफ बंदूकें, आंखों में घमंड और चेहरे पर जीत का नशा। सूरज की नजर सीधे सामने खड़ी मां पर गई, कुर्सी से बंधी हुई, कमजोर, लेकिन आंखों में अब भी वही ममता। नेता ने धीरे धीरे पास आकर कहा कि वो जानता था कि सूरज जरूर आएगा, क्योंकि कमजोरियां ही सबसे बड़ा हथियार होती है। सूरज ने कुछ नहीं कहा, बस मां की तरफ देखा, और उस नजर में 1000 वादे, 1000 पछतावे और 1000 ताकतें एक साथ सिमट आईं। नेता ने आदेश दिया कि सूरज को घुटनों पर बैठाया जाए। गार्ड्स ने उसे जमीन पर धकेल दिया। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सूरज के चेहरे पर डर नहीं था। वहां कुछ और था, गहरी, अजीब सी स्थिरता। नेता ने झुककर सूरज के कान के पास फुसफुसाकर कहा कि खेल अब खत्म हो चुका है। अब वो अपनी फाइल, अपने सपने और अपनी अकड़ सब यहीं छोड़ देगा। लेकिन सूरज की आंखें उठीं, और पहली बार नेता को लगा कि सामने बैठा ये लड़का अब भी उससे डर नहीं रहा। सूरज ने बहुत शांत आवाज में पूछा कि क्या उसे यकीन है कि ये खेल यहीं खत्म होता है। नेता ने हंसते हुए कहा कि अब तो तेरी कहानी भी खत्म है। और तभी सूरज ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा कि कहानियां तब खत्म होती हैं जब कोई सुनने वाला न बचे। कमरे में कुछ सेकंड के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। अचानक बाहर कहीं दूर से तेज सायरन की आवाज गूंजी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर और तेज। नेता ने पलटकर अपने आदमी की तरफ देखा। गार्ड्स बेचैन होने लगे। तभी एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया और घबराकर बोला कि बाहर पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, मीडिया की वैन भी है। नेता का चेहरा पहली बार बदला। सूरज की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। नेता चिल्लाया कि सब कैमरे बंद करो, गेट लॉक करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फार्म हाउस के बाहर फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। रिपोर्टर्स की आवाजें, पुलिस के आदेश, सब कुछ एक साथ गूंजने लगा। सूरज ने धीरे से कहा कि उसने ये फाइल अकेले नहीं बनाई थी,
और अगर वो यहां आएगा तो दुनिया को भी साथ लाएगा। नेता समझ चुका था कि ये सब पहले से प्लान था। सूरज ने खुद को फंसाकर आखिरी चाल चली थी। गार्ड्स भागने लगे, कुछ ने हथियार गिरा दिए, पुलिस अंदर घुसी, नेता को पकड़ लिया गया, मां को खोल दिया गया। सूरज ने जाकर मां को संभाला, उसे सीने से लगाया। मां कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूते हुए बस इतना बोली कि उसने बहुत डर दिया उसे। सूरज की आंखों से पहली बार आंसू निकले, लेकिन ये हार के नहीं, उस दर्द के थे जो बरसों से रुका हुआ था। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे, माइक, सवालों की बारिश। कोई पूछ रहा था कि वो कौन है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही झुग्गी का लड़का है। सूरज ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं, हर उस बच्चे की है जिसे सपने देखने पर शर्मिंदा किया गया। ये लाइन अगले दिन हर चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गई। नेता और उसके साथ जुड़े बड़े नाम धीरे धीरे सामने आने लगे। फाइलें खुलती गईं, घोटाले उजागर होते गए और सिस्टम के कई चेहरे बेनकाब हो गए। लोग सूरज को हीरो कहने लगे, कुछ उसे खतरा कहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उन बच्चों की चिट्ठियां मिली जिनमें लिखा था कि अब वो हार नहीं मानेंगे। सूरज ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कोई पोस्ट नहीं ली। उसने कुछ और किया। उसी इलाके में जहां कभी उसकी झुग्गी थी, उसने एक छोटा सा सेंटर खोला, पढ़ाई का, सोच का, सवाल पूछने का। कोई बोर्ड नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, बस एक जगह जहां बच्चों को यह सिखाया जाता था कि सिस्टम से डरना नहीं, उसे समझना है। एक दिन वही स्कूल का पुराना प्रिंसिपल वहां आया। बूढ़ा हो चुका था, नजरें झुकी हुई थीं। उसने माफी मांगी। सूरज ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अंदर बैठने का इशारा किया, जैसे ये बता रहा हो कि बदलाव बदले से नहीं, दिशा बदलने से आता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। सूरज आज भी किसी बड़े मंच पर नहीं, किसी आलीशान कुर्सी पर नहीं, बल्कि उन्हीं गलियों में खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग उसे दया से नहीं, सम्मान से देखते हैं। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।